सत श्री अकाल, आदाब, केम सो, केड़ा हाल है। तो देखो भाई, सब ठीक है, अपना ध्यान रख रहे हो ना सभी। देखो यहाँ पर अब कल हमने डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो ना देखी हो तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। कल भी हमने ड्यूल नेचर के बारे में पढ़ा था। ड्यूल नेचर होती क्या है? ड्यूल नेचर होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो दोनों तरह का नेचर एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, ठीक है। दो तरह का नेचर होता है उसका, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, दो। इसी वजह से उसको क्या कहते हैं? ड्यूल नेचर कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है भाई, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, एक तो डी ब्रोगली ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका ड्यूल नेचर होता है, पार्टिकल भी और वेव नेचर भी। उसके बाद जो नेक्स्ट आए हैं वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके अंदर देखो भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर यहाँ पर ये क्या कहता है? हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, ओके। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उन्होंने दिया था, हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ पर इट स्टेट दैट it is impossible to measure simultaneously position. It is impossible to measure position and मोमेंटम कह लो या फिर वेलोसिटी कह लो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल साइमल्टेनियसली, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि एक ही साथ पोजीशन और वेलोसिटी बताना क्या है, उसके लिए इम्पॉसिबल है। हम किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन को एक ही साथ डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसकी पोजीशन को बताएंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं भाई? रिवॉल्व करते हैं। जब वो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं, अगर हम उनकी पोजीशन बताएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इस टाइम पर यहाँ पर है, तो हम उसकी वेलोसिटी एक्यूरेट नहीं बता सकेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू गलत आएगी। अगर हम वेलोसिटी बता देंगे कि हाँ इसकी ये वेलोसिटी है, इस टाइम पर ये वेलोसिटी है, तो हमारी जो पोजीशन है हम वो नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पर है। तो हम या तो पोजीशन बता सकते हैं या फिर क्या बता सकते हैं? हम वेलोसिटी बता सकते हैं। हम दोनों चीज एक साथ नहीं डिस्क्राइब कर सकते। यही क्या है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, इसने बस यही कहा था कि पोजीशन और वेलोसिटी को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं एक ही साथ। अगर एक एक्यूरेट होगा तो दूसरा अनएक्यूरेट होगा, अनसर्टेनिटी होगी उसके अंदर, ठीक है। अनसर्टेनिटी का मतलब अनएक्यूरेसी होगी, ओके। और अगर वेलोसिटी बता देंगे तो पोजीशन पे अनएक्यूरेसी होगी, मींस अनसर्टेनिटी होगी, और अगर वेलोसिटी बता देंगे तो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी होगी, ओके। तो जो इसने कहा था, इसने क्या कहा था कि डेल्टा x इंटू में डेल्टा p इज ग्रेटर देन h डिवाइड बाय 4 हमेशा ये क्या आएगा? इसके ये बड़ा आएगा हमेशा। अब ये डेल्टा x क्या है भाई?
डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। और जो डेल्टा पी है वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंट, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू में एम डेल्टा वी, एम डेल्टा वी, क्योंकि मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, एम इंटू वी। मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं भाई, मास इंटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला तो फिजिक्स में काफी बार कर चुके हो। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इस, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन एच डिवाइड बाय 4 पाई। एच का तो पता ही है, एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट और 4 पाई, ओके। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेल्टा वी क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये कहता है कि अगर हम पहले तो ये है कि हम नहीं निकाल सकते भाई, दोनों की एक्यूरेसी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर एक की वैल्यू एक्यूरेट आएगी तो दूसरे की अनसर्टेनिटी आएगी, ठीक है। लेकिन फिर उसने क्या कहा कि अगर हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच डिवाइड बाय 4 पाई। क्योंकि देखो इसकी वैल्यू तुम यहाँ पर कैलकुलेट करके भी याद कर सकते हो, एच भी क्या है, कांस्टेंट है, और 4 पाई भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, मीन्स इन दोनों की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन हमेशा इससे क्या आएगी, ज्यादा आएगी या फिर इसके इक्वल आएगी, इससे कम नहीं आएगी, ठीक है। मीन्स अनसर्टेनिटी ये वाला क्या आएगा हमारा, हमेशा फॉलो करेगा, ओके। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस। अब तुम्हें जो न्यूमेरिकल है, कई बार इसमें जैसे जेई वगैरह है, इनमें न्यूमेरिकल आता है, बोर्ड में तो न्यूमेरिकल नहीं आता है इससे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर न्यूमेरिकल आता है इससे। तो वहां पर तुम्हें क्या होगा भाई, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मतलब जैसे पोजीशन दे देगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे देगा, मास दे देगा, तो क्या निकालना है तुम्हें, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वेलोसिटी निकालनी है। या फिर वो क्या कर देगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दे देगा, पोजीशन निकाल लो, या फिर मास निकाल लो। मीन्स यही फॉर्मूले को किसी भी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। 2 वैल्यू गिवन होगी, एक हमें निकालनी है, क्योंकि वो वाली वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है। या फिर क्या कर देगा, वो प्रूफ करना दे देगा कि हाँ ये बताओ ये जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो उसके लिए क्या होगा, दोनों वैल्यू गिवन होगी तो हम क्या करोगे, उसकी मल्टीप्लाई करोगे। अगर वो मल्टीप्लाई से ज्यादा आती है या फिर इसके इक्वल आती है तो इसका मतलब क्या है कि वो इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर इससे कम आ जाती है तो हम वहां पर क्या कह देंगे कि जो ये वाला है ये इसके अनसर्टेनिटी मोमेंटम को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, इट इज, ये भी क्या होता है, एप्लीकेबल ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये भी सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर ही अप्लाई होता है, मैक्रोस्कोपिक के लिए अप्लाई नहीं होता। लाइक ह्यूमन बींग्स हो गए, जो भी हमें नेक्ड आई से दिखाई देते हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, ओके। तो ये था हमारा एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट है, ये 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, सीधा आ जाता है टॉपिक के नाम से ही। तो इसी वजह से बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं करना। पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते, और उसके बाद इसका फॉर्मूला याद रखना है, ये पोजीशन है, ये मोमेंटम है, h डिवाइड बाय 4 पाई। बस ये वाली वैल्यू याद रखनी है कि h डिवाइड बाय 4 पाई से क्या होता है, ये हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा x
इंटू में m डेल्टा v। यहाँ पर हमने क्या किया है, बस कुछ नहीं किया, मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी। मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास में तो अनसर्टेनिटी क्या आएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है एक पोजीशन पे तो उसका मास कुछ और है और थोड़ा सा और आगे चलते उसका मास चेंज हो जाता है। नहीं, मास चेंज नहीं होता। इसी वजह से मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मास लिखा है डेल्टा v। वेलोसिटी चेंज होती है तो इस वजह से डेल्टा v। जो चेंज होता है उसके आगे डेल्टा लगाया है, जो कांस्टेंट रहता है उसके आगे हमें डेल्टा लगाने की जरूरत नहीं होती। ओके, फिर ये बता रखा है कि क्या है उसके बाद सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस इज वेरी इजी, बहुत ही कुछ भी नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है क्वांटम में क्वांटम मॉडल ऑफ पार्टिकल। क्वांटम मॉडल ऑफ पार्टिकल, क्वांटम मॉडल ऑफ पार्टिकल। देखो या फिर इसको क्या कह सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिट अप्रोच। ठीक है, ये श्रोडिंगर साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिए थे भाई। ठीक है, इट इज श्रोडिंगर साई से दिया था इसने। साई क्या है, वेव फंक्शन है। ठीक है, साई से इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इसको। किसने दिया था, श्रोडिंगर साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था क्वांटम मॉडल। क्वांटम मतलब बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को बहुत अच्छे से स्टडी किया था इसने। सबसे ज्यादा इसका ही रोल है क्वांटम में, श्रोडिंगर का सबसे ज्यादा। एकदम से इसने केमिस्ट्री की जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी है उसके अंदर भूचाल सा ला दिया था, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज थी एकदम से पहले, जब इसने सबसे पहले साई को डिस्कवर किया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को स्टडी किया, तो सबको पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब सभी ने वैल्यू पुट करके देखी, वैल्यू उसको स्टडी किया, तो सारी की सारी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आ रही थी वहां से, तब ये जाकर उन्होंने इसको माना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई उन्होंने इक्वेशन क्या दी थी, उन्होंने कहा था कि कर्ली स्क्वायर साई थ्री मॉडल लिया था इसने। ठीक है, एच है भाई, ये एल गलती से एच है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, साई से रिप्रेजेंट किया था। साई क्या है, वेव फंक्शन। ओके, साई इज वेव फंक्शन। उन्होंने ये इक्वेशन दी थी, 3 डायमेंशनल अप्रोच के बारे में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उनका 3D मॉडल रिप्रेजेंट किया था तीनों डायमेंशन के अंदर, एक्स, वाई और जेड तीनों के अंदर। यहाँ पर ये इस तरीके से ये इक्वेशन दी थी। ये इक्वेशन, जो इस इक्वेशन से वैल्यूज है वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज आ रही थी। ठीक है, तो तुम्हें इस, वैसे तो जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे, अगर वहां पर केमिस्ट्री करते हो एमएससी में और बीएससी लास्ट ईयर में, तो अभी तो तुम्हें सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है। उसके बाद इसका डेरिवेशन भी आता है कि ये इक्वेशन डिराइव कैसे की गई थी। ठीक है, अभी तुम्हें सिर्फ ये इक्वेशन ही याद रखनी है, ज्यादा नहीं करना है, डेरिवेशन नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। ओके, तो ये क्या है भाई, क्वांटम। उसके बाद सिग्निफिकेंस।
सिग्निफिकेंस क्या है? वेव फंक्शन psi has no significance. psi का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बट psi square has been determined या फिर tells about probability of finding electron at any point, कि किसी पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है वो क्या बताता है? साई स्क्वायर। ठीक है, साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, कि कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट है वो बताता है। अगर यहां पर क्या आ जाए, इफ साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, साई स्क्वायर हमें पता है क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी यहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है, देन क्या कहेंगे? देयर इज नो इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 आ गई है। प्रोबेबिलिटी 0 आने का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। ओके, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड। तो भाई सबसे पहले हमने किया था, ये वाला था हमारा अभी क्वांटम मॉडल ऑफ पार्टिकल। क्वांटम मॉडल, क्वांटम का मतलब यही होता है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को स्टडी करना। उसके बाद इन्होंने इक्वेशन दी थी। ये किस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में? सबसे पहले श्रोडिंगर साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या दिया था, क्या डिस्कवर किया था? साई वेव फंक्शन के बारे में। फिर ये इक्वेशन दी थी, और इस इक्वेशन में जो साई है और जो साई स्क्वायर है वो उनका क्या सिग्निफिकेंस है हमने बता दिया है। साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, नो सिग्निफिकेंस। ये 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है, डेफिनेशन करके पूछा जाता है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ साई। तो सिग्निफिकेंस ऑफ साई कुछ भी नहीं है, नो सिग्निफिकेंस लिखोगे वहां पर। ठीक है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और अगर साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस आता है तो साई स्क्वायर का क्या सिग्निफिकेंस होता है कि ये हमें क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भाई? नोड बोलते हैं। ओके, ये देखो 0 क्यों आ रही है? क्योंकि न्यूक्लियस है हमारे पास, फिर ये है इस तरीके से है, तो जो ये बीच वाला पॉइंट है ये तो यहाँ पर तो है ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन। हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं, ये बीच में खाली जगह, तुमने छोटी क्लासेस में किया हुआ के सेल, एल एम एन, इस तरीके से सेल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बीच में एक खाली स्पेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। ओके, तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? नोड बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर डिफरेंस। ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं? ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर क्या डिफरेंस होती है, हमें ये पढ़ना है।
यहाँ पर देखो ऑर्बिट को हम किसकी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, सर्कल की तरह। मतलब एक सर्कल, जैसे सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस बताओ भाई क्या होता है। सर्कल और स्फीयर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, एक बार सोच कर देखो। सर्कल और स्फीयर के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है हमारा, यहाँ पर सर्कल और स्फीयर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, बताओ भाई क्या होगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट है ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या होगा, इट इज 2D सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इट इज सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे अब एक सर्कल होता है, सर्कल तो इस तरीके से होता है ना, कड़ा जो होता है हमारा, कड़ा भी 3 डायमेंशन में आ जाता है वैसे तो, लेकिन सर्कल मतलब बिल्कुल इस तरीके से सर्कल, वो 2 डायमेंशन होता है, एक ये होती है एक ये होती है बस। लेकिन अगर हम फुटबॉल ले, कोई भी बॉल लेते हैं, वो क्या है 3 डायमेंशन है, तो यही इस तरीके से है। यहाँ पर ऑर्बिट क्या होती है 2D सर्कुलर पाथ, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये हमेशा सर्कुलर ही रहेगी। ठीक है, कैसी होती है ये, हमेशा सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसमें है इट इज प्रोबेबिलिटी finding electron around the nucleus। ये क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस इज मैक्सिमम, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, वो क्या होती है हमारी ऑर्बिटल होती है। सेकंड डिफरेंस है इट इज ऑलवेज प्लेनर मोशन। इसकी क्या होती है, हमेशा प्लेनर मोशन होती है। इट इज 3 डायमेंशनल मोशन, इसमें क्या होता है 3 डायमेंशन मोशन होती है। थर्ड इज इट इज ऑलवेज सर्कुलर सर्कुलर में होगी, सर्कुलर शेप कह लो या फिर सर्कुलर पाथ कह लो। इट हैव डिफरेंट शेप, जैसे कि एस है, जो एस कैसा होता है स्फीयर की तरह होता है। पी है, पी कैसा होता है डंबल होता है। और जो डी होता है वो क्या होता है डबल डंबल। डबल डंबल, ठीक है, इस तरीके से इनकी क्या होते हैं डिफरेंट शेप होती है। फोर्थ इज इट इज नॉन डायरेक्शनल in nature। Fourth, it is, यहाँ पर लिखेंगे except as all orbital are directional in nature। ठीक है, और ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल इन नेचर। इसके बाद फिफ्थ है हमारे पास, नेक्स्ट है ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल होती है
ऑर्बिट हैव जो ऑर्बिटल होती है, ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिट इज यहाँ पर 2n स्क्वायर। n की वैल्यू पुट करेंगे, अगर n की वैल्यू 1 करते हैं, जैसे कि k सेल, ठीक है, k एलिमेंट सेल होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2। n की वैल्यू अगर हम 2 करते हैं, जो l सेल होती है, तो 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के लिए कितना होगा 8, ठीक है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो जो कौन सी होती है, Ln सेल होती है, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से जो ऑर्बिट होते हैं उसके अंदर ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। बट जो ऑर्बिटल होती है, इन वन ऑर्बिटल ऑलवेज maximum electron is always 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हमेशा ही, चाहे वो कोई सी भी ऑर्बिटल हो, जिसको हम किस तरीके से, एक की स्पिन ऊपर होती है और एक की स्पिन डाउनवर्ड होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। बट ऑर्बिटल के अंदर, अब यहाँ पर देखो लास्ट बार, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में इसको हम स्फीयर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। जैसे स्फीयर, सर्कल और स्फीयर के अंदर डिफरेंस होता है ना, उसी तरीके से ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर डिफरेंस होता है। ऑर्बिट कैसे होते हैं, जैसे सर्कल 2D होता है, इसी तरीके से 2D होती है, सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बट ऑर्बिटल क्या होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये प्लेनर मोशन है, क्योंकि 2D में है, इस तरीके से है तो ये प्लेन ही है, एक ही प्लेन है। बट ये कैसी होती है, 3D मोशन में होती है। ये हमेशा क्या रहेगी, सर्कल ही रहेगी, कोई इसकी शेप चेंज नहीं होती। लेकिन ऑर्बिटल की क्या होती है, शेप चेंज होती है। एस अगर ऑर्बिटल है तो उसकी स्फीयर होती है, स्फीयर इस तरीके से, मतलब यहाँ पर तो ऐसे दिखेगा स्फीयर। पी की डंबल होती है और डी की डबल डंबल होती है, डंबल की तरह। और उसके बाद है ये नॉन डायरेक्शनल होता है, क्या इसकी कोई डायरेक्शन है, नहीं है कोई डायरेक्शन, सर्कुलर है। एक्सेप्ट एस, एस भी क्या है, स्फीयर की तरह है, कोई डायरेक्शन नहीं है। बट इसमें क्या है, देखो डायरेक्शन है। एक्सेप्ट एस, एस को छोड़कर बाकी कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, एस पी डी एफ, ये 4 ऑर्बिटल होती हैं। इन तीनों की क्या होती है, डायरेक्शनल नेचर होती है, इसकी कोई नेचर है। इसमें ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम किस तरीके से, सॉरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो हम कैसे निकालते हैं, 2n का स्क्वायर। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ सेल, कि किस सेल के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। जिस भी सेल में हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हो वहां पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। बट ऑर्बिटल में क्या होता है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो भाई आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। ये सिलेबस, इसके बाद आई थिंक एक 2 ही टॉपिक रहते हैं, क्वांटम नंबर वाला रहता है और एक हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाला। नहीं, हाफ फील्ड फुली फील्ड वाला इसमें नहीं आएगा, अब भी आएगा। क्वांटम नंबर ही रहते हैं इसके। तो आज 1 या 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई भी डाउट हो बता देना। ओके।